मकान के सामने रुक जाए तो तेज आवाज में झगड़ा सा करने लगते हैं। उनका एटीट्यूड ठीक नहीं लगा। वो हमारी जो मम्मी हमारी कजिन है ना, बहुत चीख चीख के, बहुत मुंह बना के बोलती है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो आज हम इसी एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। ये बातें सामान्य सी आप लोगों को देखी होगी। मैं गोपाल अग्रवाल लर्निंग से बोल रहा हूँ और विषय रहेगा एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में जानेंगे कि एटीट्यूड क्या है। एक बहुत छोटी बात है एटीट्यूड, परंतु एक बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। एटीट्यूड है क्या एक्चुअली में हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर ए पर्सन और सोसाइटी। मैं अपने आप को या आप किसी दूसरे के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जो आपका बिहेवियर है, बिहेवियर कह सकते हैं, उस बिहेवियर को एटीट्यूड कहते हैं कि हम दूसरे के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण दूं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बराबर में एक उनके सीनियर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति ने एक पैर अपना एक दूसरे पैर के ऊपर रख लिया। बड़ी सामान्य सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रेस्ट लेने के लिए फुट को अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा। परंतु जिधर वो जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सीनियर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अगर लेफ्ट में उनके में सीनियर बैठे हैं तो उन्होंने राइट पैर उठाया और लेफ्ट के ऊपर रख लिया। अब आप सीन को कल्पना कीजिए कि उनका जो जूता है, जूते की टोप उन व्यक्ति की तरफ है। नहीं समझ में आता है, बहुत से लोगों को माइंड नहीं करते हैं, परंतु आप ये देखना चाहिए कि ये उनका एटीट्यूड गलत एटीट्यूड है। उनको अगर फुट रेस्ट देना था, इधर सीनियर बैठे थे तो लेफ्ट उठा के राइट की तरफ रखना चाहिए था, जहां जगह खाली थी है, जहां से जूनियर बैठे हुए हैं। तो ये बातें एटीट्यूड में आती है। अब एटीट्यूड के डिफाइन करने के लिए हमें कहाँ एटीट्यूड को हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, तो एक चीज हमें जान लेनी है कि एटीट्यूड हमारे जीवन में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शुरू हो जाता है। और आजकल आप लोग जब जो अपने बच्चों को, ग्रैंडसन को एडमिशन के लिए क्लास फर्स्ट में ले जाते हैं तो वहाँ एटीट्यूड की बात होने लगती है। तो छोटे बच्चे के लिए एटीट्यूड क्या है? छोटे बच्चे के एटीट्यूड का मतलब है कि वो ये देखते हैं कि बच्चे को बड़ों की रिस्पेक्ट करना आता है, नहीं टीचर्स की रिस्पेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, बच्चों का एटीट्यूड क्या है? बहुत ज्यादा झगड़ालू तो नहीं है। बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एटीट्यूड तो बिहेवियर से रिलेटेड है। जी हाँ, बिहेवियर से रिलेटेड है। वो बिहेवियर का प्रेजेंटेशन कैसा है, वो ये एटीट्यूड है। अब आप कह सकते हैं आदत, बिहेवियर को आदत है। मैं इसको और डिफाइन करके बताता हूँ। किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है तो ये उसकी अपनी पर्सनल आदत है, वो सिगरेट पीता है, वो एक आदत है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। परंतु वही व्यक्ति उस सिगरेट को किसी बड़े के सामने पीने लगे तो ये उसका खराब एटीट्यूड। तो ये डिफाइन करती है लाइन कि हमारा बिहेवियर का और एटीट्यूड का हमारा क्या संबंध है। हालांकि एटीट्यूड एक बहुत बड़ा कैनवास है जिसके अंदर कई पिलर हैं और मैं बाद में आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो पिलर क्या है। इसी तरीके से स्टूडेंट लाइफ में, और मैं तो कहता हूँ इवन सिविल सर्विस में जाते हैं तो एटीट्यूड अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। और इंटरव्यू में तो एटीट्यूड खास बात है। किस तरीके से आप गेट से आ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपने क्या पहना हुआ है, आप इवन आप बैठते कैसे हैं कुर्सी के ऊपर बोर्ड के सामने, वो सब आपका जो जिसे हम ब्रॉड लैंग्वेज में कह देते हैं कि सब बॉडी लैंग्वेज है। तो वो एटीट्यूड है आपका कि आप किस तरीके से आ रहे हैं और क्वेश्चंस के जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह सावधान हो। एटीट्यूड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सहज रहें। जहां बनावट शुरू हो जाएगी वहां पर एटीट्यूड शुरू हो जाएगा। तो हमारी किसी आदत का दूसरे पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, एटीट्यूड इसको निर्धारित कर रहा है। और अगर हिंदी में इसको हम एक शब्द में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड हमारा आचरण है, कि हम किस तरीके से अपना आचरण प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे एटीट्यूड के अंदर आता है। अब आपकी हरकतों को दूसरा किस नजरिए से देख रहा है, तो उसमें एक नजरिए में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। एक व्यक्ति की एक ही हरकत को एक व्यक्ति नेगेटिव देख रहा है और एक व्यक्ति पॉजिटिव देख रहा है। तो ये उस देखने वाले का नजरिया और जिसकी एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही है उसका नजरिया,
ये दोनों नजरिए मिला के एटीट्यूड को निर्धारण करते हैं। एक व्यक्ति के लिए एक चीज बहुत अच्छा एटीट्यूड हो सकती है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज बहुत बुरा एटीट्यूड। तो ऐसे में क्या करना है, हमें अपने आप को एक बैलेंस पर्सनालिटी को लेकर चलना है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण एक सही एंगल पर चलता चला जाए तो वो हमारा एटीट्यूड का होगा। उसमें जहां इस तरह की नेगेटिव पॉजिटिविटी कंट्रोवर्सी आती है। अब मैं बच्चों से फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूं कि काउंसलिंग में हमने कई पेरेंट्स से बातचीत की थी। तो पेरेंट्स नॉर्मली कहते हैं कि हम बच्चों का एटीट्यूड कैसे सुधारें। तो मैं साफ साफ कहता हूं कि एटीट्यूड बच्चों का सुधारने के लिए बच्चों को डांटने झड़कने की आवश्यकता नहीं है। आप बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आप जाते हैं किसी गेस्ट के यहाँ, किसी अपने मतलब मिलने वाले के यहाँ, या गेस्ट आपके आए, आपके घर पे आपके कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो क्या पहला केस क्या है कि आपके छोटे बच्चे पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। अमूमन होता है। इसको आप डांट फटकार के ठीक नहीं कर सकते। क्या है कि बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना है। देखिए, मैं फिर उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चों का एटीट्यूड कैसे सुधारें। तो बच्चों में आप कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक कहाँ पर होता है। तो कुछ लोग कोई गेस्ट घर पे आया तो आप लोग देखा है, बेटा बुआ जी को पोइम सुना दो, बेटे आंटी आई है पोइम सुना दो, बेटी वो वाला डांस है ना तुमने स्कूल में प्राइज जीता था, वो डांस आज करके दिखाओ। तो बच्चा क्या समझने लगता है, बच्चों को बना देते हैं आप एक बाजा। कोई भी व्यक्ति आया वो उससे पोइम शुरू करा दिया या एक डांस करा दिया। कोई भी आ रहा है, आपने कहा डांस करा दो। आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपके बच्चे में टैलेंट है, स्कूल में डांस में जाता है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस है, छुट्टियां हुई हैं, नानी के यहाँ गया है, वहाँ 3 दिन रह रहा है, जरूर वहाँ उसकी परफॉर्मेंस को देखिएगा। बच्चा घर पर प्रैक्टिस कराइएगा, परंतु इस तरीके का एक बच्चे के साथ ऐसा एटीट्यूड ना करिए कि बच्चों को यह फील होने लग जाए कि मेरा तो बस जो भी कोई आता है मुझे पोइम सुनानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलना है, या मुझे थोड़ा सा डांस करके दिखाना है। तो ये नहीं, बेटर है आप बच्चे के टैलेंट को निखारने के लिए उसको प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराते रहिए। इस तरह की मतलब करिएगा। अब एक दूसरी चीज बच्चे के अंदर भी और बड़ों को भी एटीट्यूड में चेंज करना है। तो मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि जैसे एक हमें हैबिट डेवलप करनी है बच्चों की, और हैबिट है क्लीननेस की। बच्चों में क्लीननेस हो, बच्चों में बात करने का तरीका हो। अब जो मैं पर्दे वाली बात कही थी, मैं लौट के उस पर आ रहा हूँ। पर्दे वाली बात पे, पर्दे पे छिपना बच्चा बंद कर देगा यदि आप बच्चे को गेस्ट के साथ बैठा के बातचीत में शामिल करें। वो बातचीत तो अलग होती है कि हाँ बेटा कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या पढ़ाया जाता है, ये बातचीत हो रही है। और धीरे धीरे बच्चा इस बातचीत से खुलता है और उसके दिमाग में जो भय होता है गेस्ट को लेकर, वो भय निकलना शुरू हो जाता है। तो आप कहीं भी जाएं बच्चे के साथ में, या कोई आपके घर आए, आप बातचीत करने में अक्सर होता क्या है, एक बड़ी कॉमन सी चीज है, बच्चे ने बीच में बोला बड़ों के बीच में नहीं बोलते, तमीज नहीं है। इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो बुरा ना माने, मैं ये कहूँगा तमीज आप में नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा जिसे हमें अभी से सिखाना है, अभी हम उसकी शुरुआत हो रही है, अभी हम उसको मोल्ड करने की, उसको आगे कैसे ग्रोथ करनी है, और हमने शुरू से ही उसको झलकना शुरू कर दिया। तो बच्चे में क्या होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताया कि उसका आत्मविश्वास दिख जाएगा, और आत्मविश्वास दिख जाएगा तो बच्चा फिर दूसरों के सामने शर्माना शुरू कर देगा। तो एक चीज और भी, और सब जगह बताई जाती है, कोई नई बात नहीं है, मैं रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में एक फिक्सिंग बन जाए। कभी भी बच्चे को नंबर को लेके या किसी और बात को लेके कंपैरिजन मत कीजिए। कोई दो बच्चे एक समान नहीं, इस दुनिया में हर व्यक्ति की शक्ल एक दूसरे से अलग। हिंदुस्तान 135 करोड़ की आबादी है, पूरे विश्व के अंदर जाएंगे तो आपको एक शक्ल का दूसरा मिलना मुश्किल है। ट्विंस हो, कोई एक आध हो, मिलता है, नाक मिलते हैं। किसी ने कहा कि फला हीरोइन से हमारी बेटी की शक्ल मिलती है,
फला हीरो से बेटी की शक्ल मिलती है, स्टाइल हो सकती है, परंतु ये कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि साहब देखा उनका शर्मा जी के लड़के के तो 90% आए और एक हमारा बुद्धू है 60% लेके आया है। तो जनाब उस लड़के में नंबर कम आए हैं, परंतु किसी और चीज का टैलेंट भी है उसके अंदर। आप उस टैलेंट को खराब मत कीजिए, आपको बच्चे को उस टैलेंट को उभारना है। और मैं एग्जाम्पल देता भी हूँ कि जो सफल व्यक्ति आए हैं जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बाकी उदाहरण आप अपने आप ही तलाशिए, जहाँ अपना देखेंगे चारों तरफ का देखेंगे हर क्षेत्र में, तो जरूरी नहीं स्पोर्ट्स में जाएं, फिल्मों में जाएं, राजनीति में जाएं, जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सफल हुए। हाँ, बहुत ज़्यादा स्किल्ड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति तो सफल हो सकते हैं। तो अब बच्चों को हमें ग्रूमिंग करनी है, तो बच्चों को हमें बेसिकली सिखाना क्या है और हमें भी सीखना है। मैं आपको एक गांधी जी का उदाहरण देता हूँ, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में गांधी जी थे तो उस जमाने में 1900 बात है ये दूसरी सदी की 1900 की तीसरी दशक की, 20 दूसरे और तीसरे दशक के बीच की बात ही है तभी की। साबरमती आश्रम हुए 1925-30 की बात है। तो उस समय फ्लश तो थी नहीं, तो गांधी जी के आश्रम में क्या होता था कि नॉर्मली अपना जो टॉयलेट होता था वो बिल्कुल देसी स्टाइल का होता था। एक आदमी टॉयलेट गया और फिर उसका मैला उठाया और एक गड्ढा बना हुआ होता था, उसमें डाल देते थे, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती। तो गांधी जी सदैव, कभी भी गांधी जी ने ऐसा नहीं हुआ कि अपना मैला किसी से उठवाया हो, मैला उठाते थे। और यदि कोई आश्रम में आता था तो क्योंकि वो मेहमान है तो उसका मेला भी गांधी जी करते। अब ये मत समझना कि मैं आज ये कह रहा हूं कि आप ये काम शुरू कर दो, बात ये नहीं है, आप उसकी भावना को समझिए। सवाल ये है, आज तो सबके यहाँ फ्लश से कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रश्न ये है कि हमारे अंदर, हमारे एटीट्यूड में क्लीननेस वर्ड जो है, क्लीननेस की आदत हमारे अंदर इनहेरिट कर गई। हमने साफ सफाई और स्वच्छता को अपने शरीर में डाल दिया। अब ये साफ सफाई और स्वच्छता अगर आप बड़े होकर पालन करना सीखेंगे तो फिर वो स्थिति आ जाएगी कि एक बाल्टी कूड़ा लाइए, डालिए और झाड़ू लाइए, फोटो खिंचाइए, सफाई जाके। बेसिक अगर आपको साफ सफाई है तो छोटे बच्चों से स्टार्ट कीजिएगा। साफ सफाई का मतलब है कि प्रॉपर बाथ, कपड़े साफ, घर साफ, अपनी चीज़ों को तरतीब से लगाना, ये आप सब चीज़ों को। अब बात वहीं आएगी कि ये बात है अच्छी आदतों में आ जाता है, गुड मैनर्स में आ जाता है, परंतु गुड मैनर्स जब दूसरे के सामने प्रेजेंट होंगे तो वो एटीट्यूड बन जाया करते हैं। एक चीज़ और, रिपीटेशन कभी भी गुड एटीट्यूड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसका यह चीज़ है इसको रिपीट कर लिया जाए। कोई किसी का कोई चीज़ देखा तो उसको रिपीट, शायद ये सफल हो गया तो इसको रिपीट करके हमारा एटीट्यूड बहुत अच्छे एटीट्यूड में नहीं आ पाएगा। हम कॉपिंग हो जाएगी, कॉपिंग मास्टर हो जाएंगे। एक जीरोक्स कॉपी होती है, आपने जो ओरिजिनल लेटर का कॉपी करा तो क्या हुआ, वो कॉपी निकाल दी, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ओरिजिनल कॉपी लिखने वाले की तो वैल्यू है कि साहब ये किसने लिखा था, कि फला आदमी ने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है। और अगर उसकी कॉपी करके लाएंगे तो ये माना नहीं जाएगा कि बड़ा अच्छा लिखा है, अरे भाई ठीक है तुमने इसकी कॉपी कर ली। और मैं एक छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ आपको। एक आश्रम था, महात्मा जी थे वहां, उस आश्रम में कहीं से एक बिल्ली आई। महात्मा जी ने बिल्ली देखी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने कहा भाई दूध पिलाओ, दूध शिष्यों से कह दिया, दूध पिलाया, कुछ खाना डालना। बिल्ली आश्रम में हिल गई और इतनी हिल गया कि अब वो बिल्ली महात्मा जी के साथ खेलने लगी। महात्मा जी बैठे हैं, गोद में चढ़ जाए, कभी कंधे पे चढ़ जाए, और कभी महात्मा जी को भी लगने लगा कि भाई बिल्ली है, अच्छा चल रहा है उसका। तो अब बिल्ली और महात्मा जी के बीच में अच्छा खेल होने लगा, अच्छा हिल गई बिल्ली जिसे कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, महात्मा जी सुबह भूनी जमा रहे, तपस्या की, और महात्मा जी बैठे तो बिल्ली तो आई। बिल्ली को तो मालूम नहीं महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, वो तो अपने उछलती कूदती आई और महात्मा जी की गोद में, और फिर चढ़ गए उनके कंधे के ऊपर। महात्मा जी की तपस्या भंग हो रही है उससे। तो महात्मा जी ने शिष्य को कहा कि भैया इस बिल्ली को ले जाओ, खूंटे पर थोड़ी दूर एक रस्सी से बांध दो, जब तक मैं तपस्या कर रहा हूँ उसको रस्सी से बांध दो। वो बिल्ली बांध गई, महात्मा जी की तपस्या चली। कालांतर में महात्मा जी परलोकगामी हो गए, बिल्ली भी चली गई। नए आचार्य जी आए, तो नए आचार्य जी सब व्यवस्था देखी, व्यवस्था सब समझी उन्होंने कि पुराने क्या व्यवस्था चलती थी। तो अब जब नए आचार्य जी वहाँ धूनी रमाने के लिए बैठे, तपस्या के लिए बैठे,
तो बैठते ही उन्होंने कहा भाई वो सब कुछ तो ठीक है, वो बिल्ली कहाँ है, एक बिल्ली तो बांधो। तो क्या करें भैया, बिल्ली लाओ बाजार से और उसको बांधो, तभी तो तपस्या होगी। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया है थोड़ा सा समझने के लिए कि कॉपी करने से हम लोगों को कभी कुछ लाभान्वित नहीं होते, हमें कॉपी नहीं करना। हम अपने एटीट्यूड को ऐसा करें कि कोई ये ना कहे कि ये कॉपिंग वाला है। हाँ, कुछ आर्ट होती है, मिमिक्री होती है, बहुत से लोग नकल कर लेते हैं, वो एक अपना टैलेंट है, परंतु हम अपने कैरेक्टर में उसको शामिल नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा एटीट्यूड को सुधारने के लिए। अब जनरली बातचीत में आता है, स्कूलों में सिखाया भी जाता है कि बच्चा जब अपना एक शब्द और बहुत कॉमनली यूज होता है, शेयरिंग। स्कूलों में भी सिखाया जाता है, बच्चा टिफिन लाता है तो टीचर कहती है कि शेयर करना सीखो। अगर कोई बच्चा खाना नहीं लाया है तो कहा कि अपना टिफिन खोल के एक बाइट उसको दीजिए या बिस्कुट निकाल के उसको दीजिए। तो शेयरिंग की आदत क्या है हमारे यहाँ? अगर हम देखें हमारे अध्यात्म में, भारत में किसी भी धर्म का हो, ये बात हमेशा कही गई है कि आप खाना खा रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आपके दाएं बाएं कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है। और ख़ासतौर से आजकल कोरोना काल में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि भाई हमारे पड़ोसी क्या ऐसा तो नहीं कि इसके घर पर राशन नहीं है। ये शेयरिंग की आदत है। तो शेयरिंग की आदत है, ठीक है, किसी की आदत है शेयरिंग है, शेयर करने की बात है, परंतु यही शेयरिंग की बात जब हम अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में लाते हैं तो एक अच्छा एटीट्यूड बन जाता है। और अब उसको नेगेटिव में लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कुछ खा रहा है और उसका भाई सामने से निकला तो उसने लिया और पीठ मोड़ ली। एटीट्यूड बहुत गलत है, यही कहेंगे, एटीट्यूड गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेयरिंग हमारे अध्यात्म से लेके और स्कूल कॉलेजों में, एजुकेशन में शेयरिंग हमको, और शेयरिंग इंटरनेशनली शेयरिंग को सिखाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सी मैं आपको कुछ पिलर्स, जो मैंने कहा था मैं आपको पिलर्स कुछ बोलता रहूँगा। ये पिलर्स क्या है एक्चुअली में, ये सब कैरेक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। काफ़ी बड़ी लिस्ट है और ये लिस्ट ये बताती है जितने भी चरित्र के, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चरित्र के तत्व हैं, जितने भी चरित्र के आइटम हैं, वो हमारे अंदर समाहित होना चाहिए। अगर हमने इन सबको सीख लिया तो हमारा एटीट्यूड अच्छा हो जाएगा। अब बच्चे को एटीट्यूड में तो क्या आता है, बच्चों को तो सब भी नहीं पता। बच्चों के एटीट्यूड के लिए तो सिंपल चलता है, क्या क्या पूछते हैं भी तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तो उसके लिए क्या है कि बच्चा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करे, अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोले। कि किसी ने बच्चे को चॉकलेट दी, बच्चे ने मम्मी पापा से पूछा और थैंक यू बोल दिया, तो ये बच्चे का एटीट्यूड दिखने लगता है कि अच्छा है। और इसमें एक चीज़ और भी सिखाई जाती है, और जब एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाएंगे तो ये बातें पूछी भी जा सकती हैं कि मान लीजिए बच्चा घर में खेल रहा है और उससे उसकी सिस्टर का, अपनी बहन का खिलौना टूट गया, तो बच्चा क्या करे? तो बच्चा उसको सॉरी बोलेगा, और खाली सॉरी ही नहीं बोलेगा, बोलेगा आई विल नॉट डू इट अगेन। तो ये क्या है, ये हमारा एटीट्यूड बिल्डिंग है फ्यूचर के लिए। किचन में है, शैतानी चल रही है, मम्मी खाना बना रही है और कुछ फैल जाता है, तो बच्चा बोलेगा मम्मी सॉरी आई विल नॉट रिपीट इट। तो ये एटीट्यूड बिल्डिंग की है, और यही चीज़ें मैं आपको एक एक करके बोल रहा हूँ एटीट्यूड में। थोड़ा सा उसका बहुत हल्का सा ब्रीफ दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि ओबीडियंट। अब ओबीडियंट का एक अलग तरीके से मतलब भी निकलता है। ओबीडियंट एक जनरल फार्मूला है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, हमें बड़ों की बातों को मानना चाहिए। पर साथ साथ एक चीज़ और स्पष्ट करके चलना होगा कि ओबीडियंट का मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके हर चीज़ को मान लें। हमारे अंदर इतना एनालिसिस करने के लिए, हमारे अंदर इतना मंथन करने के कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि हम ठीक है, क्लास में गुरुजी ने कहा हमने बात मान ली, घर में माता पिता ने कहा बात मान ली, पर हर बड़े की बात मानी जाए ऐसा नहीं है, हमें उसका करना पड़ेगा। और खासतौर से बहुत ज़्यादा अंधविश्वास और रूढ़िवाद में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम
क्या होना चाहिए, थोड़ा सा विज्ञान आधारित भी हम लोगों को होना है कि किसी बात को कहा जाए तो थोड़ा सा उसके आगे पीछे दाएं बाएं के हम कर लें, परंतु फिर भी बात सत्य है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। अब दूसरी चीज है, सब बिल्कुल यूनिवर्सल एकदम चलती है, जिसमें कोई नहीं है, वो है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस क्या? विनम्रता। ये विनम्रता एटीट्यूड में बहुत बड़ा एक ऐसा समझे कि ये स्कैनिंग है। आप बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं आपको क्यों दोष दूं, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पर, दो लोग मिलने के लिए आए, हो सकता है बैंक के लोग हों, आपको लोन लेना है, किसी को लोन लेना है, बैंक वाले बैठे हुए हैं, रिश्तेदार आए हैं, शादी ब्याह वाले आए हुए हैं, और आप गलती से अपना चश्मा जो है वो दूसरे रूम में छोड़ आए हैं। आपने आवाज दी, ओए चश्मा लेके आ बे। आपने कह दिया, आपने तो शायद ये दिखाया कि शेकी में कि देखिए साहब किस तरीके का यहाँ पर है, परंतु जो सामने व्यक्ति बैठा है वो उठ के जब जाएंगे तो सबसे पहले जैसे ही बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने से पहले दावा कर रहा हूँ कि उन दो व्यक्तियों की जो पहली लाइन की बात होगी कहेंगे कि इसका एटीट्यूड ठीक नहीं। पोलाइटनेस ये कहती किसी के साथ भी, कर्मचारी है, अनजान है, गरीब है, कैसा भी है, कोई व्यक्ति कैसा भी है, आपके से छोटा है पद में, आपकी पोलाइटनेस एक यूनिवर्सली एक एक्सेप्टेड चीज होती है। चश्मा छूट गया, आपको आवाज देनी थी, उसका नाम देकर पढ़ते, अरे मेरा चश्मा वहां रह गया, लेके आना जरा, इतना ही तो। यही चीज आप विनम्रता से कह सकते थे, तो आपके एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन दूसरा ही हो जाता है। अब एक बात आती कर्सी। अब पोलाइटनेस और कर्सी साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब यह है कि कर्सी, परंतु कर्सी प्रोटोकॉल के हिसाब से आ जाती है कर्सी, कि हमें किस व्यक्ति के साथ कैसा आचरण करना है, थोड़ा कर्सी हमें होनी चाहिए। हम बड़ों के साथ हो कर्सी हो। कर्सी क्या चीज होती है? कर्सी, चार नौजवान बैठे हुए हैं, चार कुर्सियां हैं, एक बुजुर्ग आके वहां खड़े हो गए, तो उनमें से एक नौजवान खड़ा हुआ या चारों खड़े होकर उनसे कहा अंकल आप बैठिए। ये कर्सी है, कर्सी है। अंकल जी बैठ जाएंगे, जाके क्या कहेंगे बाहर जाके, अरे मैं वहां गया था, वो लड़कों का एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो ये एटीट्यूड को है ग्रेटिट्यूड। और ये बहुत से लोगों में नहीं है। किसी ने आपका काम किया और आपने कहा है तो करना ही था इसे, ये तो इसको करना ही था, ये गलत होती। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हम जिस प्रकार हम कहते हैं कि राष्ट्र महात्मा गांधी के प्रति कृतज्ञ है, क्या किसी व्यक्ति ने कोई भी काम किया है, आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। शादी के लिए किसी कोई कार्ड लेके आया और वो गया, आपने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं। आप अपना एटीट्यूड को क्यों नहीं, अपना आपको कुछ खर्च थोड़ी हो रहा, आप अपना क्यों नहीं स्तर उठा लेते हैं? अरे धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़ी कृपा की, हम तो आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि इस सुंदर अवसर पर आपने हमें याद रखा। हम बच्चों को आशीर्वाद भी देते हैं, हमारी तरफ से बच्चों को बधाई भी देती है, और इस अवसर पर हम जरूर आपके यहाँ व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होंगे। तो ये थोड़ी सी कृतज्ञता है, तो हमें किसी के प्रति भी, जिसके ने भी थोड़ा भी फेवर किया, हमारे से बातचीत की, हमारी कृतज्ञता जरूर उसके प्रति दिखनी चाहिए। अब आती है सहानुभूति। सहानुभूति भी बड़ा फैक्टर है। सहानुभूति क्या होती है? कर्मचारी ने कहा सर मेरे माता जी की तबीयत खराब, तो रोज रोज छुट्टी मांगता रहता। अब आपने कह दिया, आपको महसूस नहीं हुआ, परंतु अगर कोई तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ है तो नेक्स्ट है सिंपैथी, सहानुभूति। सब जानते हैं। आपका एक कर्मचारी आया, कहा सर मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं घर जाना चाहता हूँ, डॉक्टर को दिखाना, तो रोज रोज छुट्टी लेता रहता है। उसकी परेशानी है, तो आपको उसकी परेशानी में सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए, वरना आपके एटीट्यूड बिल्डिंग में कहीं ना कहीं खराबी आ जाएगी। आप अच्छा भाई क्या बात हो गई, जाओ जाओ भाई दिखा के आओ, बाकी काम तो है और हम सब और दूसरे लोग मिलके कर लेंगे। तो ये जो सिंपैथी है, सिंपैथी से आज की तारीख में अब जो सिविल सर्विस में इससे ऊपर की बात हो रही है, वो बारी इमोशनली
इमोशनली के लिए पूरा टॉपिक है, कभी बाद में वीडियो में बताएंगे। इमोशनली क्या होता है मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। इमोशनली का मतलब होता है कि आपने दूसरे के इमोशंस को अपने इमोशंस के साथ मिलाकर उनको संभाव कर दिया। तो इससे बॉन्ड बहुत अच्छा बॉन्ड बन के चलता है। दूसरे आदमी के इमोशन से आपके इमोशन आपने मिला दिए। इमोशंस की हमेशा कदर होनी चाहिए। तो उस तरीके से वो इसका पूरा चैप्टर हम बताएंगे इसके बारे में बातें हैं। फिर जेनरोसिटी, उदारता, मन उदार रहे। अब उदारता भी बहुत बड़ी चीज है। उदारता किसके प्रति? प्रत्येक चीज के प्रति उदारता की जब हम बात करेंगे तो हमेशा उदारता का सीधा लिंक किससे है? कैपेसिटी से, क्षमता। आपके अंदर क्षमता है तो उस क्षमता को आप उदारता के साथ दूसरों की मदद करने में प्रयोग करें। दूसरों व्यक्तियों के प्रति उदार रहें। उदार रहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को प्राइमरी फेसली, प्रथम दृष्टता मान के चल रहा है कि साहब नहीं साहब ये आदमी गलत है, नहीं, उसकी परेशानी में आपकी उदारता उसके प्रति रहनी चाहिए जब तक कि वो अननेसेसरली रिवर्स प्रूव ना हो जाए। काइंडनेस भी वही है, दयालुता है, दयालु रहना है हमें सबके प्रति। दयालु तो कहा जाता है कि हम दयालुता तो हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम जानवर के प्रति भी दयालु रहें। अगर ये हमें सिखाना है, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा घर में चींटी जा रही है, पैर मारा, थप मारा, खत्म कर दिया, बाहर कुत्तों को कंकड़ मारना शुरू कर दिया। नहीं, ये लव एंड केयर में भी आता है और उदारता और दयालुता में भी आता है कि हम दयालु रहें। अब एक ये ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी का एटीट्यूड से क्या लेना देना? ये बड़ी विचित्र बात है। ऑनेस्टी क्या? ये तो एक ईमानदारी तो गुण है, व्यक्ति का गुण है, इसका एटीट्यूड से क्या मतलब है? मैंने बताया ना कि एटीट्यूड एक बड़ा कैनवास है, एक बहुत बड़ा शमियाना है जिसमें कई पिलर हैं जिनके जो रोकने के लिए बल्ले लगी हुई हैं, वो सब ये कैरेक्टर हैं, उनको सबको मिला के ही वो एटीट्यूड बनता है। अब ऑनेस्टी को लीजिए, लोग बातचीत में भले ही कुछ कहते रहे, यार ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं बड़े बेईमान हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को कह रहा हूं, बेईमान। ये तो होते ही बेईमान है, किसी भी वर्ग के लिए कह दिया आपने, कह दिया, आपकी रीडिंग है। परंतु एक बात मैं दावे से कह रहा हूं, गांठ बांध लीजिए, ईमानदारी वो तत्व है जो हमेशा आपको रिवार्ड दिलाएगी। आप फिर कंट्रोवर्स कहेंगे कि साहब ये जितने इतने बड़े बड़े हैं, लाखों करोड़ों के इतने घपले होते हैं और आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं इसमें। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ईमानदार आदमी बिल्कुल ऐसे है जैसे आसमान में तारा होता है, आसमान में ग्रह होते हैं, सूरज चांद होते हैं, क्योंकि उन्हें मिटा नहीं सकता। अब आप बताइए मुझे, फिर मैं महात्मा गांधी का उदाहरण दूं। आप अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में आप कहीं गूगल पे जाइए, देखिए आचार्य नरेंद्र, देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, देखिए लाल बहादुर शास्त्री, देखिए राजेंद्र प्रसाद, ये अमिट नाम है। मैं आपसे कहने लगूं कि भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बता दो, आप नहीं बताओगे, जवाहरलाल नेहरू बता दोगे, बड़े वल्लभ भाई पटेल। तो जो ईमानदार आदमी का नाम अमिट है, वो नाम मिट नहीं सकता। अधिकारी हो, एक अधिकारी आया ईमानदार है, वो 30, 40, 50 साल तक जो नेक्स्ट जनरेशन भी है उसको भी कहते हैं यार वो हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, क्या तो बात थी। तो ईमानदारी आपके एटीट्यूड को क्या करती है? लॉन्ग बनाती है, बहुत इन्फिनिटी तक ले जाती है। आपके एटीट्यूड को, आपके शोहरत को, आपकी काबिलियत को इन्फिनिटी तक ले जाती है। जिनको आप कह रहे हैं ना कि ये घपला है, घोटाला है, स्कैंडल होते हैं, उनके नाम आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपको याद करने पड़ेंगे अगर किसी ने पूछ लिया। देन यूनिटी भी एटीट्यूड से अलग के गुण है, परंतु आपका एटीट्यूड यूनिटी के ऊपर निर्भर भी करता है। हम अपने कॉलोनी में, अपने स्कूल में, अपने राष्ट्र में हम एक यूनाइटेड, एक यूनिट, हम यूनिटी के साथ, एकता के साथ, एकता के प्रदर्शन के साथ रहें। तो ये आपका एटीट्यूड कहाँ था?
अब आप अगर यूनिटी में हैं, आपकी कॉलोनी में हैं, कॉलोनी में लोग आपको मिलते हैं, आप बिल्कुल एलूफ हो जाए, किसी से बात नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपने अंदर इनसिक्योरिटी फीलिंग ले आएंगे। और अगर आप यूनिटी में हैं, साथ साथ हैं, तो निश्चित तौर से आपका इतना सिक्योरिटी का डाइट्रेशन है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत आपका एटीट्यूड में परिवर्तन आने लगे, क्योंकि आप सिक्योर्ड हैं, आप मोहल्ले में जा रहे हैं, कॉलोनी में हैं, बाजार में हैं। तो ये क्यों बनती है यूनिटियाँ? यूनिट इसलिए बनती है कि यूनाइट रहने से आदमी अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा क्रिएट हो जाता है, एक सिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है, जो आपकी चाल ढाल यूनिटी अलग ही, मतलब चाल ढाल आपका अलग ही आपकी पर्सनैलिटी को बता देती है। एक है इक्वलिटी, साम्य, समानता। आपका एटीट्यूड हर एक के साथ समानता का होना चाहिए। आपने कहा कि अरे भाई ये हमारे मुकाबले कहाँ है, कोई चपरासी हो या अधिकारी हो, आपका व्यवहार समानता का रहे। आप किसी के साथ भी तोल के, आपके शब्द बोलने का तरीका समानता का रहना चाहिए, इक्विटी के साथ। अगर ये है बराबर का है तो इसको अधिकारी भी पसंद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक को झड़ते चलें और दूसरे को माला लेके खड़े हो जाए। वो अगर एटीट्यूड है आपका, तो एटीट्यूड आपका जरूर है, लोग आपके नेगेटिव एटीट्यूड की बात करेंगे। फ्रेंडशिप का वहीं पर लिंक हो जाता है यूनिटी के साथ आके, यूनिटी और फ्रेंडशिप। अब यूनिटी और फ्रेंडशिप में फर्क है। यूनिटी आपकी किसी के साथ भी हो सकती है, फ्रेंडशिप आपकी मिजाज मिलने के साथ होती है कि हमारा इसका मिजाज मिला हुआ है तो उसके साथ फ्रेंडशिप है। और फ्रेंडशिप अगेन क्या करती है? फ्रेंडशिप आपको एक यूनिटी से ज़्यादा, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में सबसे पहले कौन आता है? मुसीबत में सबसे पहले काम जो आएगा वो आपका पड़ोसी, आपका नेक्स्ट डोर का जो रहने वाला है, या आपका फ्रेंड। वही मुसीबत में सबसे पहले काम आते हैं। और आपने देखा होगा आजकल कोरोना के लॉकडाउन में, आप देख रहे हैं रिश्तेदार और परिवार के लोग, चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी, फूफा जी तो दूर दूर रह रहे हैं। हमारे मित्र जो बने हुए थे वो अपनी जान जोखिम में डाल के आप मदद कर रहे हैं अपने मित्रों के लिए। अब मैं और आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हार्मोनी। हार्मोनी क्या है? सद्भाव। सद्भाव यानी वही, देखिए आपको लगेगा कि ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल पर्यायवाची भी हैं, थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। और ये एक ऐसा मसाला है कि ये सब मिला के अगर जैसे सब्जी में डाल दी जाए तो सब्जी स्वादिष्ट बनती है। उन मसालों का ये इसी तरीके से हमारे चरित्र के लिए ये गुण है जो मिला के डाल देते हैं। हार्मोनी यानी कि सद्भाव, हम हर एक के साथ सद्भाव के साथ रहें। सद्भाव क्या होता है? वही आता है कि हम बिना वजह, बिना जांचे, बिना बात करे दूसरे के प्रति एक प्रिजुडिश हो जाते हैं। ऐसा सद्भाव है। डिटरमिनेशन, ये पर्सनल एक आपका डिटरमिनेशन है। ये सीधा एटीट्यूड के साथ में नहीं है। आपका डिटरमिनेशन दूसरे के सामने रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, परंतु ये डिटरमिनेशन आपकी प्रोग्रेस को निर्धारित करता है कि आप कितने डिटरमिनेट। आपने निश्चय कर लिया है कि मैं सिविल सर्विस इस साल ब्रेक करूंगा और आपने उसको लिख के टांग दिया, तो ये डिटरमिनेशन नहीं है कि आपने लिख के टांग दिया। आपने कहा कि मुझे ब्रेक करना है और लिख दिया, ये मेरा डिटरमिनेशन है, और आपने सामने रख लिया। अब आप क्या होगा? उससे धीरे धीरे आपका बदलाव होगा। आपके अंदर जो टाइम, आप धीरे धीरे आप देखिएगा आपका जो फालतू टाइम था वो टाइम कटना शुरू हो जाएगा और स्टडी की तरफ वो बहना शुरू हो जाएगा। टाइम का फ्लो आपकी स्टडी की तरफ आने लग जाएगा और आपके एटीट्यूड में अपने आप एक चेंज आएगा। आपके एटीट्यूड की कई ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो निकल जाएंगी, क्योंकि आपके पास कुछ समय नहीं रहना। आपका डिटरमिनेशन है। इस बार बच्चे ने डिटरमिनेशन अपना कर लिया है कि मुझे मेडिकल एंट्रेंस का क्लियर करना है, तो एक डिटरमिनेशन है। मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मैं इस व्यापार को करूंगा और इतनी ताकत से करूंगा कि मैं सफल होना है। तो आपको फिर क्या होगा? आपका काम करने का तरीका भी अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर आप सफलता के गुण ढूंढेंगे। करेज, ये करेज के बिना तो खैर कुछ भी नहीं है। जिसमें करेज नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। करेज होता है, बिना करेज के तो कहते हैं कि जिसमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं है और करेज नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। परसिवरेंस है, ये फिर वही आगे मिल जाता है। डिटरमिनेशन के साथ में परसिवरेंस मिल जाता है, वही धुन का पक्का।
ये धुन का पक्का है, ये व्यक्ति अपनी धुन का पक्का है। भाई इसका देखो भाई, ये इसका एटीट्यूड बड़ा अजीब है, धुन का पक्का है कि काम में लग जाए तो फिर किसी को देखता नहीं। ये डिवोशन है, डिवोशन फिर नहीं आ जाता है कि हम काम के प्रति कितने समर्पित है। और पैट्रियटिज्म ये एक ऐसा फैक्टर है जो हर व्यक्ति के अंदर होना ही होना चाहिए। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, मैं कहता हूं वो व्यक्ति फिर व्यक्ति ही नहीं है। अब आता है टीम वर्क। टीम वर्क आपका कैरेक्टर, आपकी काबिलियत को दिखाता है, परंतु एटीट्यूड में फर्क क्या डालता है कि टीम वर्क वाला व्यक्ति लीडर होता है। आपने देखा लीडर का क्या है? लीडर का सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि एक व्यक्ति लीडर है। वो लीडर कैसा है? एक व्यक्ति लीडर है, कुर्सी डाल के बैठ गया है, तू ये कर, तू ये कर, वो लीडर नहीं है। टीम वर्क का मतलब होता है कि आपके कार्यालय में 10 लोग हैं और यू आर टीम लीडर, तो आप 10 को बिठा के 10 की राय लेके और उनसे पूछो। हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग कहते हैं यार तो बुद्धू है, इससे क्या बात करते हो तुम। मैं कहता हूँ नहीं हो, आप कोशिश तो कीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसी बात वो दे दे जो आपके सफलता का एक नई सीढ़ी खोल के दे दे। टीम वर्क केयर मतलब मैंने आपको बताया था। केयर मतलब क्या, तो जितने भी धर्म हैं, चाहे सनातन धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, एक वर्ड आपको सब धर्मों में मिलेगा। एक वर्ड जो हर एक धर्म में मिलेगा वो है प्रेम। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो हर धर्म में मिलेगा। और हम क्या कह रहे हैं? केयर एंड लव, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। केयर एंड लव, और केयर एंड लव किसके लिए? यूनिवर्सल, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी पर्सन, फॉर एवरीबडी, और इवन फॉर एनिमल्स। ये केयर एंड लव होना चाहिए। क्लीननेस के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्फिडेंस, विश्वास है, आपका आत्मविश्वास नहीं है, पता नहीं है नया काम है, पिताजी ने कह तो दिया है कि ये भाई ये काम शुरू कर दो, मैंने कर तो दिया है, होगा नहीं होगा मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, निश्चित तौर से फिर तुम्हें विश्वास ही नहीं है उसके बारे में। अरे इतना आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करो कि ये नया काम दिया है तो मैं 3 दिन में तो इस काम को बिल्कुल तोड़ कर रख दूंगा। तोड़ कर रख दूंगा मतलब काम नहीं तोड़ना, तोड़ कर रख दूंगा कि मतलब उसके मैं सारे गुण सीख लूंगा। कि आत्मविश्वास इतना आपके अंदर प्रबल होना चाहिए। और लास्ट में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ये आत्मनिर्भरता को आप समझिए दूसरे तरीके से। आजकल तो हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही, क्यों हो रही है? हम हर चीज में आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता क्या होती है? मैं बैठा हुआ हूँ, ऑफिस में जाके बैठ गया और गर्मी लग रही है, जून का महीना है, देख लो घड़ी में 9:45 हो गए, 10 बजे तो आ ही जाएगा स्टाफ, वही इसी पंखा खोल देगा। नहीं, मतलब ये ऐसी छोटी मोटी निर्भरता भी हम रोजमर्रा में देखते हैं कि जरा सी बातों के लिए हम ये चीज़ नहीं है, अरे वो देख ली जाएगी। नहीं, आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने कामों को स्वयं करने की कोशिश कीजिए हर जगह। आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि आप हर काम अपने आप से करें, ये आत्मनिर्भरता नहीं है। ये नहीं कि सुबह रोटी बनाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क तो अलग चीज़ है। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हम किसी दूसरे पे अपने जीवन को डिपेंड करके नहीं डाल रहे, हम अपने अंदर अपने निर्भर हैं, अपने ऊपर निर्भर है। अगर वो काम ऐसा है कि जो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा और मुझे उसको करने से लाभ मिलेगा तो मुझे करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? आत्मनिर्भर भारत का भी मतलब यही है कि भारत हर चीज में अब निर्भर हो। कैसे? कि हमें बाहर के देशों से अपना ग्रेन्स न मंगाने पड़े, हमें गेहूँ, चावल, तेल बाहर के आयात न करना पड़े, हम आत्मनिर्भर बने। कुछ देश ऐसे होते हैं जिन्होंने कसम खा ली कि नहीं, हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के अंदर ही सब कुछ पैदा करेंगे, हम बाहर से नहीं लेंगे, हम बाहर की सहायता नहीं लेंगे। इस तरह की भी हो जाते हैं। तो आत्मनिर्भर, हम अपने राष्ट्र के अंदर अपनी जरूरत की चीज़ों को पैदा करेंगे। हम साइंस में इतने डेवलप हो जाएंगे कि हमें बीमार आदमियों के इलाज के लिए पश्चिम की ओर, अमेरिका की ओर नहीं निर्भर वो देखना पड़ेगा। इस प्रकार की आत्मनिर्भरता को लेकर अगर आपने अपना एटीट्यूड क्लियर कर लिया तो ये आपको ही नहीं, राष्ट्र को भी आगे जाकर फायदा देगा।
तो ये साथियों मैंने छोटी सी बात कही थी। और ये जितने भी गुण हैं जैसे इनके बारे में एक कंटेनमेंट है और थिंक इंडिपेंडेंटली, आत्मनिर्भरता से है कंटेनमेंट, यानी कि हमें संतोष रहना चाहिए, लालची नहीं। ठीक है, लालची क्या मतलब क्या होता है? लालची का मतलब होता है कि आपने लालच में कोई काम किया और वो काम सफल हो गया पहली बार, तो आदमी कहता है यार एक बार मुझे मौका मिल जाए, बस मुझे अपने घर की पोजीशन ठीक करनी है तो ठीक कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो वो क्या स्थिति हो जाती है, वो उसको मान लीजिए मौका मिल गया तो एक लालच बन जाएगा उसके। दूसरा, अरे एक बार वो कर लेते हैं, वो करते करते एक आदत बन जाती है। तो एक संतोष होता है। कंटेनमेंट क्या है? संतोष है। नहीं, हमें अपनी मेहनत, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करके जीवन में आगे हमें सफल होना है। थिंक इंडिपेंडेंटली, हमें अपनी सोच निर्भर करनी है, बीइंग टुगेदर, सबको साथ लेकर। देखो दो चीज होगी, थिंक इंडिपेंडेंटली, बीइंग टुगेदर, सबकी सुनो, सबको साथ लो और उसको मंथन करने के बाद एक्शन में लाओ। इन सब बातों का मतलब हो गया। अब ये जितने भी मैंने पिलर बताए हैं आपको, ये पिलर अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके मोबाइल पे दे दूंगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए केवल, और मैं आपको ये सब चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराऊंगा। और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इसमें, देखिए ये वीडियो कोई ऐसा कॉमर्शियल वीडियो नहीं है, ये वीडियो सीधा सीधा आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक के लिए लाभकारी है। एक निवेदन है आपसे, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के उसको, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपके पास हमेशा आते रहेंगे, और इसको लाइक भी कर देंगे। कॉमर्शियल नहीं है, मैं फिर कह रहा कॉमर्शियल नहीं है, परंतु मुझे हौसला मिलेगा, मैं आपको बहुत अच्छे जीवन से रिलेटेड वीडियो ला के दूंगा। आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी बात है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका जवाब दूंगा। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मुलाकात होगी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।